नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 12 दिसंबर को हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड है और शिफ्ट को सेट नंबर 34 बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर रीअरेंजमेंट का था। यहाँ पर जो है पैराग्राफ बना था। स्टार्टिंग वाला दिया गया था, पीयर प्रेशर दिया गया था। पीयर प्रेशर और फिर बोला गया था पी में व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट। क्यू में बोला गया था कोर्स एंड देयर फोर कैरियर पाथ। आर में बोला गया था एंड लैक ऑफ गाइडेंस आर सम ऑफ द रीजंस फॉर इनडिसाइसिवनेस। पीयर का मतलब होता है समान, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है जैसे हर किसी को झेलना पड़ता है, वैसे ही सेम, लगभग वैसे ही उस सेंस में होगा। तो पीयर प्रेशर जो है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा। अगर जो आपने ये PQRS देखे हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ एक चीज़ लिखी गई थी। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया था एंड लैक ऑफ गाइडेंस आर सम ऑफ द रीजंस। इट मीन्स ये सम ऑफ द के बाद ये होना चाहिए था सम ऑफ द रीजंस। इट मीन्स आर और एस आपका मिलता जुलता है, यानी आर के बाद आपका एस आना चाहिए। लैक ऑफ गाइडेंस एंड आर सम ऑफ द रीजंस फॉर इनडिसाइसिवनेस। फिर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा था पी में व्हेन इट कम्स टू द राइट, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट, उसके बाद क्या आएगा राइट कोर्स एंड देयर फोर कैरियर पाथ। इट मीन्स पी के साथ क्यू आएगा आपका। तो आर एस और पी क्यू किधर है, देखिए आर एस पहले ढूंढिए। आर एस इधर है, आर एस स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। पी क्यू है बट आर एस नहीं है। इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका, पी क्यू है नहीं है, आर एस भी नहीं है। इसमें आर एस है, पी क्यू भी है, इसमें पी क्यू भी है, आर एस है। अब स्टार्टिंग किससे होगा? स्टार्टिंग में देखिए पीयर प्रेशर जो बोला गया है, क्या वो आपका जो है आर से स्टार्ट होगा या फिर पी से स्टार्ट होगा? पीयर प्रेशर के लिए आप देखेंगे तो पीयर प्रेशर के लिए आपका ये व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट से आपका स्टार्ट नहीं हो रहा उतना बेटर। अगर जो आप आर के पास जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पीयर प्रेशर जो है एंड लैक ऑफ गाइडेंस जो है आर सम रीजंस, आर द रीजंस फॉर इनडिसाइसिवनेस के, यानी इनडिसाइसिवनेस के जो ये रीजंस हैं लैक ऑफ गाइडेंस और पीयर प्रेशर। फिर आपका फिर क्या आएगा व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट कोर्स एंड देयर फोर कैरियर पाथ। तो ये आपका जो है मैच जो कर रहा है वो आपका कौन सा कर रहा है? पहले आपका आएगा आर। इट मीन्स ये आपका RSPQ सही है। स्ट्रेंज वर्ड का क्या करना था यहाँ पर, एंटोनी बताना था। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? नॉट यूजुअल, नॉट ऑर्डिनरी, मतलब जो साधारण ना हो। साधारण ना हो तभी तो वो अजीब बनेगा, यानी तभी तो वो स्ट्रेंज बनेगा। तो इसके लिए पहला था इवेंट्स। आप चाहें ये पूरा लाइन पढ़ें या फिर यहीं से कर लें। इवेंट्स था, इंट्रीगुइंग और म्यूंडेन और प्लेस था। इवेंट्स का मतलब आपको पता ही है, इवेंट्स मतलब घटना स्थल भी हो सकता है या फिर आपका जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो वो भी इवेंट्स हो सकते हैं। इंट्रीगुइंग का मतलब आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रिकी होता है आपका, ठीक है। इंट्रिकेट एक वर्ड होता है, वो भी हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स होता है। म्यूंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका स्ट्रेंज था वो आपका कॉमन या ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा अजीब रहेगा, ठीक है, भले वो नेगेटिव सेंस में हो। और यहाँ पर ये आपका ऑर्डिनरी है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, अपोजिट बनेंगे। प्लेस का मतलब आपका जगह होता है। यहाँ पर क्या करना था, नो स्पेलिंग एरर्स देखनी थी किधर पर है, किस वाले में नहीं है, सॉरी, नो स्पेलिंग एरर किधर नहीं है। पहले में बोला गया था पीपल सफरिंग फ्रॉम एनजीमा हैव एलर्जीज विथ रेड एंड इची स्किन, ये दिया गया था आपका। सफरिंग की भी स्पेलिंग सही है, पीपल की भी स्पेलिंग देखिए, सब में पीपल सही लिखा गया है, सफरिंग भी सही लिखा गया है। ये जो आपका इंजीमा है, ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग यही गलत लिखी गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया था, सेकंड वाले में देखेंगे तो पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा दिया गया था, या एक्जिमा ये होगा या लास्ट वाला होगा। तो देखिए एक्जिमा यानी जो खुजली होती है उसकी जो स्पेलिंग होती है वो आपकी ECZEMA होती है। तो ये आपका थर्ड वन वाला आपका सही था यहाँ पर। इसमें वॉइस बतानी थी, वो भी एक्टिव वॉइस सेलेक्ट करना था। 10 से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। 3 नॉवेल्स एंड 2 स्टोरी बुक्स हैड बीन रिटन बाय। टेंस देखिए कौन सा, हैड बीन रिटन बाय। अगर जो हैड बीन रिटन बाय लिखा गया है पैसिव में, इसका मतलब एक्टिव में आपका परफेक्ट टेंस रहा होगा। परफेक्ट में कौन सा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ढूंढना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। क्या इस वाले में हैड थर्ड फॉर्म नहीं है? इस वाले में हैड थर्ड फॉर्म है नहीं, इसमें बीन लगा हुआ है, गलत है। इस वाले में हैड थर्ड फॉर्म है, इस वाले में है।
और इस वाले में नहीं है, तो ये आपका थर्ड वन सही हो रहा है यहाँ पर। इसमें क्या करना था, सिन नंबर बताना था। इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल का मतलब अनचेंजेबल, ठीक है, अनचेंजेबल हो, अनअल्टरेबल हो, ठीक है, जिसको चेंज ना किया जा सके। इसके लिए पहला था अनइमीडिएटेड और कॉन्ग्रुएंट और इर्रिवर्सिबल और इर्रिस्पॉन्सिव दिया गया था। सिन बताना था। ये था मीडिएटेड का था अनमीडिएटेड। मीडिएट मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मध्यस्थता करना, तो अनमीडिएटेड था यहाँ पर, ये आपका नहीं बनेगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, कॉन्ग्रुएंस मतलब समरूपता होती है, यानी कॉन्ग्रुएंसी जो आपने रूल पढ़ा है मैथमेटिक्स में वही उसी से बना है कॉन्ग्रुएंट, ये आपका समरूप हो जाएगा, ये आपका मैच नहीं करेगा। इरिवर्सिबल का मतलब जो आपका रिवर्स ना हो पाए, जो चेंज ना हो पाए, तो ये वाला इरिवोकेबल और ये इरिवर्सिबल अनचेंजेबल, ये दोनों आपके मैच कर रहे हैं। इररिस्पॉन्सिव का मतलब गैर जिम्मेदार कह सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट जो आंसर था वो थर्ड वन था। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल करना था। जो सर्जेंट है कुड नॉट स्टैंड द वेदर बिकॉज इट वॉज डैश कोल्ड। अब देखिए जो सर्जेंट है वो कुड नॉट स्टैंड का मतलब है नॉट बियर, सह नहीं सका, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा डैश था, कोल्ड था। अब कोल्ड के लिए यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, इट वॉज, सॉरी एडजेक्टिव नहीं आएगा, कौन सा यहाँ पर आएगा, वर्ड यहाँ से आएगा, बिटरली आएगा, केयरफुली आएगा, स्मूथली आएगा, ठीक है, और कॉजसली आएगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, कोल्ड कैसी हो रही थी, बिटरली थी, केयरफुली थी, स्मूथली थी, इंटेंसिटी को शो करना है कोल्ड की, तो ये जो आपका बिटरली थे आपका करेक्ट हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड थी। केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक, ये नहीं होगा आपका एडवर्ब, और स्मूथली मतलब बहुत ही स्मूथली, स्मूथ तरीके से, वो भी नहीं होगा। कॉशियसली बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक, तो ये भी नहीं होगा आपका, जो होगा करेक्ट वो आपका बिटरली हो जाएगा। एरर डिटेक्ट करनी थी, इसमें दिया गया था। स्टेटमेंट था नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज़ एन ऑब्सोल्यूट रूल दिया गया था, ठीक है। अब देखिए टॉकिंग, ये आपका जो है ये आपका क्या है, जेरेंट है, ठीक है, नो आपका जो है लगाया गया है, ठीक है, आप एडवर्ब भी कह सकते हैं इसको, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव कहेंगे, सॉरी एडवर्ब नहीं कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि आप अगर जो ऐसे लिखेंगे तो आपका हो जाएगा आई हैव नो फोन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉकिंग था जो आपका वो जेरेंट था, ठीक है, ये आपका जेरेंट है, और ये जो आपका ऑन है ये आपका प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डिनर टेबल आपका जो है नाउन है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, और एन आपका आर्टिकल है, और आपका अब्सोल्यूट जो है आप कह सकते हैं एडजेक्टिव, और रूल आपका नाउन है। अब देखिए यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन भी रखा गया है। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग बोला गया कि नहीं, टॉकिंग बिल्कुल नहीं, कहाँ पर, तो ऑन द डाइनिंग टेबल है, जो है ये क्या है, ये एक एब्सोल्यूट रूल है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एरर है या नहीं है, तो वहाँ पर देखिए ये वाला तो पोर्शन आपका सही लिखा गया है, इज़ एन एब्सोल्यूट रूल भी है, सही लिखा गया है। ये जो आपका ये वाला लिखा गया है, इस वाले पोर्शन में आपकी एरर है, ये वाले में, ठीक है। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल होगा या आपका एट द डिनर टेबल होगा, ठीक है। तो नो टॉकिंग एट द डिनर टेबल इज़ एन एब्सोल्यूट रूल, ये ज़्यादा बेटर है ऑन द डिनर टेबल की अपेक्षा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये वाला सही होना चाहिए, इस वाले में एरर है, तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑन द डिनर टेबल। नेक्स्ट 8 में आते हैं, तो 8 में क्या करना था, यहाँ पर अंडरलाइन इडियम का जो है क्या करना था, मीनिंग बतानी थी। द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब जो है पूरा कंप्लीट विश्वास न करना, ठीक है। ग्रेट एडमिरेशन है, ग्रेट पैट्रियटिज्म है, नॉट टेक टू सीरियसली, और बी अफ्रेड ऑफ टू रेफरेंड। तो जो आपका करेक्ट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला बनेगा। इसी से मिलता जुलता पिंच ऑफ सॉल्ट भी होता है आपका। रीअरेंज करना था, यहाँ पर ऑर्डर लगाना था। बर्ड्स हार्ट लंग्स एंड डैश, अपटेक था, अपटेक एन इंटेंसिव एक्सर्शंस कंपेयर्ड, क्यों बोला गया था, टू ह्यूमंस विच इनेबल्स देम टू फंक्शंस। आर में बोला गया था इफिशियंटली एट दीज वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। एस में बोला गया था मशल्स आर मोर इफिशियंट्स फॉर ऑक्सीजन, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया था, बर्ड्स हार्ट
लंग्स एंड डैश, एंड के साथ क्या होगा, PQRS में थे। PQRS से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला लास्ट में जो मिल रहा है आपका, बर्ड्स हार्ट्स लंग्स एंड बर्ड्स हार्ट और लंग एंड मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन। इट मीन्स आपका ये एस मैच कर रहा है, ठीक है। एस अगर जो मैच कर रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, उसके बाद आपका देखिए यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं एस वाले में। एस वाले में देखिए एक ही है यानी पी आ रहा है, देखते हैं चेक करते हैं कि नहीं। तो यहाँ बोला गया था मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन अपटेक द इंटेंसिव एक्सर्शंस कंपेयर्ड टू, ये देखिए आपका ये तो बिल्कुल डेफिनेटली सही है कि पी के बाद आपका क्यों आएगा, कंपेयर्ड टू ह्यूमन विच इनेबल्स देम टू फंक्शन, और फंक्शन के बाद आपका ये भी हो जाएगा फंक्शंस एफिशिएंटली एट दीज वेरी हाई एल्टीट्यूड। इट मीन्स आपका PQR तो आपका फिक्स है, PQR तो PQR आपका फिक्स है, सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। तो PQR कहाँ पर सीक्वेंस में है, इधर ही सीक्वेंस में दिया गया थर्ड वाले में। बाकी PQRS सीक्वेंस में किधर भी नहीं रखा गया, PQRS इसमें भी नहीं है, PQRS में इसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर जो थर्ड वन वो सही होगा। इसमें क्या करना था, वन वर्ड बताना था, समथिंग दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्पलिस्ड, ठीक है, जो पूरी हो सकती है, संभव हो सकती है, उसे क्या कहेंगे। पहला था फीजिबल, दूसरा था अनटेनेबल, और तीसरा था इररिवोकेबल, और चौथा था आपका इलिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, संभव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो बोला भी गया तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अनटेनेबल जो दिया गया है ये आप कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताइएगा। और इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है, अनचेंजेबल विच कैन नॉट बी चेंज्ड। और ये एलिजिबल, ये देखिए यहाँ पर एलिजिबल लिखा गया है। एलिजिबल का मतलब एप्ट होता है, अपोजिट होता है आपका, सुटेबल होता है। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है एलिजिबल, ये एलिजिबल इसका मतलब रीडेबल होता है। और अगर जो आप इसमें इल लगा देंगे इलिजिबल, तो इसका मतलब दैट कैन नॉट बी रीड। पैसिव बताना था, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। दे वर प्रिपेयरिंग बैनर्स विथ डिफरेंट डिजाइंस फॉर द स्पोर्ट्स मीट, ठीक है। वर प्रिपेयरिंग से पता चल रहा है हमारे पास प्रेजेंट जो है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है आपका। पास्ट कॉन्टिन्यूस का अगर जो आप पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, वॉज रहेगा, आइदर वर हो सकता है, इसके साथ बीइंग जरूर रहेगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये चीज़ चेक करनी है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए दिया गया है बीइंग भी है, थर्ड फॉर्म भी है, ये आपका हो सकता है। इस वाले में बीइंग थर्ड फॉर्म वर्ग वॉज और वर्ग के साथ नहीं है, इसमें वॉज और वर्ग के साथ नहीं है। इस वाले में है बट बीइंग नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपका जो आपका करेक्ट होगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। मीनिंग बतानी थी डीएम की, टू एंड फ्रो, ठीक है। आप स्टेटमेंट से हेल्प ले सकते थे। द एंग्जियस ड्यूक जो है वो वॉज फाउंड स्ट्रॉलिंग, मतलब इधर उधर चहलकदमी कर रहा है, इन द गार्डन टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब किधर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चहलकदमी कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखिए जब कोई स्ट्रोलिंग करता है तो किधर जाएगा, इधर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होगा। तो टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ पर फिर से क्या करना था, यहाँ पर ऑर्डर बनाना था, मतलब पैराग्राफ बनाना था। पी में बोला गया था बेसिकली जो स्मार्ट फार्मिंग है इज़ अप्लाइंग इंफॉर्मेशंस एंड डेटा टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम्स। क्यों बोला गया था, विथ दीज टूल्स फार्मर्स कैन मॉनिटर फील्ड कंडीशंस विदाउट गोइंग टू द फील्ड। आर में बोला गया था द फोकस इज ऑन access to data and how farmers can use the collected information intelligently। और एस में बोला गया था द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज स्मार्ट फार्मिंग रेंज फ्रॉम IoT एंड रोबोटिक्स टू ड्रोन्स एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दिया गया था, ठीक है। अब देखिए कि स्टार्टिंग किससे होगा, क्या पी से होगा, क्यू से होगा, आर से होगा या एस से होगा। देखिए अगर जो पी में आप देखेंगे तो पी में आपका इंट्रो दिया गया था, बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग जो है वो इज़ अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम, ये आपका हिंट दे रहा है, ठीक है, मीनिंग दे रहा है। वहीं अगर जो आप लास्ट में देखेंगे द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग, देखिए स्मार्ट फार्मिंग का आपका यहाँ पर भी हो गया है, रेंज फ्रॉम IoT एंड रोबोटिक्स टू ड्रोन AI, ठीक है, ये दिया गया था, ये यूज़ की जाती है। फिर इससे मिलता जुलता आपका देखिए क्यों में रखा गया है कि विद दीज टूल्स, इन टूल्स का यूज़ करके कैन मॉनिटर फील्ड कंडीशंस विदाउट गोइंग टू द फील्ड। इट मीन्स आपका क्या होगा, एस से मिलता जुलता आपका क्यू होगा, एस क्यू के आसपास रहेगा। तो एस क्यू किधर है, देखिए पहले वाले में भी है आपका एस क्यू, फिर एस क्यू इसमें नहीं है, सेकेंड में, थर्ड वाले में भी एस क्यू है, लास्ट वाले में एस क्यू नहीं है। इसका मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो पहला होगा या लास्ट वाला होगा, ठीक है।
अब देखिए स्टार्टिंग किससे होगा, आपका आर से होगा या फिर जो है आपका पी से होगा। तो अगर जो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो आर है और हमारे पास पी है, ठीक है। तो देखिए पी वाला आपका ज़्यादा बेटर हो रहा है। अगर जो हम पी वाला देखेंगे तो पी में बोला गया था बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग बोला गया था इज अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम्स। अगर जो हम थर्ड वाले को चेक करें फिर उसमें आर बोला गया था कि उसके बाद आर आएगा। फिर बोला गया था ये फार्मिंग ये जो बोला गया स्मार्ट फार्मिंग के बारे में। फिर आर में बोला गया था फोकस जो है इसका इस ऑन एक्सेस टू डेटा एंड हाउ फार्मर्स कैन यूज़ द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंटली ये दिया गया था। और फिर आपका क्या था यहाँ पर एस और क्यू रखा गया था जो कि बोला गया था टेक्नोलॉजी यूज होती इन स्मार्ट फार्मिंग रेंज फ्रॉम रोबोटिक्स टू ड्रोन्स एंड एआई। तो इट मीन्स ये आपका बेटर हो रहा है, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर जो आप वहीं फर्स्ट वाले में देखेंगे तो फर्स्ट में बोला गया था आर रखने के लिए, यानी आर रखने के लिए बोला गया था फोकस इज ऑन एक्सेस। आपका स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, ये आपका बेटर नहीं हो रहा है, तो आपका थर्ड वन ही यहाँ पर 13 का सही हो रहा है। इनकरेज का एंटोनिम बताना था। इनकरेज का मतलब क्या होता है, बूस्ट करना होता है, किसी को प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए पहला था बूस्ट था, इंस्पायर था, एनर्जाइज था और डिसहार्टन था। तो बूस्ट इसका इनकरेज का सिनोनिम बन जाएगा, इंस्पायर भी सिनोनिम बन जाएगा। एनर्जाइज का मतलब प्रोत्साहित करना, सॉरी एनर्जाइज का मतलब थोड़ा सा स्फूर्तिवान होना, ठीक है। और ये डिसहार्टन का मतलब क्या होता है, किसी को डिस्करेज करना। यहाँ पर इनकरेज का डिसहार्टन और डिस्करेज दोनों क्या होंगे, एंटोनिम बनेंगे। तो ये आपका लास्ट वन आपका एंटोनिम बनेगा। वन वर्ड बताना था यहाँ पर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, प्लांटेशन कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे, बायोलॉजी, बॉटनी। ये प्लांटेशन तो मतलब जो पौधारोपण होता है, इन्वायरमेंट आपको पर्यावरण होता है, बायोलॉजी बायो मतलब लाइफ होता है, लॉजी मीन्स स्टडी, तो यहाँ पर जीव विज्ञान होता है इसका मतलब। बॉटनी का मतलब आपका प्लांट्स होता है और उसका स्ट्रक्चर वगैरह का साइंटिफिक स्टडी होती, तो आपका फोर्थ वन सही है यहाँ पर। ग्रामेटिकल एरर अगेन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन अवर यूनिवर्सिटी, ये दिया गया था स्टेटमेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका पता ही होगा, ये आपका फ्रेज है, ठीक है। द नंबर ऑफ इसी के से मिलता जुलता आपका है अ नंबर ऑफ, ठीक है। अटेंडिंग देयर क्लासेस लिखा गया है, फिर आर है आपका हेल्पिंग वर्ब, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज हो रही, कमी आ रही इन आवर यूनिवर्सिटीज़ दिया गया था स्टेटमेंट। अब देखिए आपका ये जो अ लार्ज नंबर होता है या द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ होता है या फिर आपका द नंबर ऑफ होता है, तो यहाँ पर अ नंबर के साथ थोड़ा रिवर्स चलता है। अ नंबर के साथ आपका क्या चलता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चलती है, और द नंबर के साथ आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चलती है, बट नाउन वगैरह प्लूरल ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ठीक था। उसके बाद ये आपका यहाँ से यहाँ तक लिखा गया था। हेल्पिंग वर्ब आपकी जो लिखी गई थी इसके लिए द नंबर ऑफ के साथ वो यहाँ पर थी, तो द नंबर के साथ आपका क्या चलता है, सिंगुलर चलती है, इसलिए यहाँ पर आपका इज होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर द नंबर की जगह अ नंबर होता तो यहाँ पर आपका प्लूरल होता, तो यहाँ पर जो एरर है आपकी फोर्थ वाले पोर्शन में है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्रॉब्लमैटिक, आप ये ना पढ़िए, आप यहाँ से देख लीजिए इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। कॉन्वोल्यूटेड था, फॉरसीएबल था, प्रॉब्लमैटिक था और एक्सेलरेट था। तो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो आपकी स्पेलिंग सही लिखी गई थी। फॉरसीएबल की स्पेलिंग आपकी गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है FORE होती है, उसके बाद SEABLE होती है फॉरसीएबल, जिसका मतलब क्या होता है, एंटीसिपेबल। एंटीसिपेट करना, किसी को पूर्वानुमान लगाना सेंस में होगा आपका। तो जो स्पेलिंग थी इसकी ये गलत थी। प्रॉब्लमैटिक की स्पेलिंग भी सही है और एक्सेलरेट की स्पेलिंग भी आपकी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटोनी बताना था। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, एप्ट होता है, सुटेबल होता है, तो इसके लिए था ट्रांसपेरेंट एंटोनिम में, इम्प्रॉपर, सेलिएंट और डिस्टर्बिंग। यहाँ पर योग्य सेंस में है आपका। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो आर पार दिख जाए, इसके लिए ओपेक होता है आपका। इम्प्रॉपर मतलब जो आपका प्रॉपर ना हो, अप्रोप्रिएट प्रॉपर है, और ये आपका इम्प्रॉपर इसका एंटोनिम बन जाएगा। सेलिएंट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा सेलिएंट फीचर करके लिखा रहता है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो नोटिसेबल फीचर्स हैं। डिस्टर्बिंग का मतलब आपको पता ही क्या होता है। यहाँ पर क्या करना था, फिलअप करना था, और कैसा रहेगा, करेक्ट अल्टरनेटिव। काजोल इज़ वन एज डिफाइंग ब्यूटी एंड हर सारी कलेक्शन इज़ वर्थ डैश, ठीक है। तो उनकी जो है साड़ी का कलेक्शन कैसा है। यहाँ पर बोला गया था एज डिफाइंग है, डिफाइंग का मतलब क्या होता है, वर्शिप सेंस में होता है, ब्यूटी है, ठीक है। एंड हर सारी कलेक्शन जो है इज़ वर्थ डैश, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वर्ड आएगा। बुक मार्किंग है,
रिपुडिएटिंग है और फ्लर्टिंग है और रिनाउंसिंग है। तो साड़ी की कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका बुक मार्किंग। उनकी साड़ी का जो है बुक मार्क भी चलता है, वो आपने देखा होगा DDLJ वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुक मार्किंग है या फिर रिपुडिएटिंग। देखिए रिपुडिएटिंग का मतलब क्या होता है, खंडन करना, ठीक है। और फ्लर्टिंग का आपको दिया गया है, मतलब पता ही होगा आपको। रिनाउंसिंग का मतलब क्या होता है, रिनाउंस करना यानी डिजर्ट त्यागना सेंस में होता है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके का बुक मार्किंग है। सारी कलेक्शन का उनका क्या है, बुक मार्किंग है। तो ये आपका फर्स्ट वन यहाँ पर सही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। रमिता सैड आई विश आई डिड नॉट हैव टू मीट माई स्टेप मदर, ये दिया गया था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना था क्योंकि इसमें गलत होने के चांस हो सकते हैं। इसमें बोला गया था रश्मिता कहती है कि वो चाहती, ठीक है। अगर जो आप इसको देखेंगे तो वो विश करती है कि आई डिडेंट हैव टू मीट माई स्टेप मदर, मैं अपनी माँ से नहीं मिलती। यही होता, काश मैं अपनी माँ से नहीं मिलती, ये दिया गया था आपका, ठीक है। अब अगर जो आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो या यही बोलेंगे ना, तो रश्मिता ने कहा था कि उसकी इच्छा है कि वो अपनी माँ से नहीं मिली होती, ऐसे ही कुछ बनेगा। अब इसके लिए पहला ऑप्शन था रश्मिता शैड शी विज्ड शी हैडेंट हैव टू मीट हर स्टेप मदर। दूसरे में था आपका रश्मिता सैड शी विज्ड शी डिडेंट मीट हर स्टेप मदर। तीसरे में था रश्मिता सैड शी विज्ड शी डिडेंट हैव टू मीट हर स्टेप मदर। और चौथा था आपका रश्मिता सैड शी विज्ड हैडेंट मीट हर स्टेप मदर, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट्स दिए गए, ठीक है। अब ये जो आपका लिखा गया है हैव टू, ठीक है, ये आपका कंपल्सन शो करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका विश था ये आपका क्या है, प्रेजेंट में है, तो ये आपका चेंज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी लिखा गया है शी विज्ड, ठीक है। और इसमें भी लिखा गया है, थर्ड सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में भी लिखा गया है और फोर्थ वाले में भी लिखा गया है। बट आपका करेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया, यहाँ पर आपका हैड कर दिया गया है डिड को, ठीक है। डिड को हैव कर दिया गया। अगर देखिए आप हैड करेंगे तो क्या होगा, हैड के साथ क्या होगा आपका, हैड के साथ चूंकि आपको पता है कि जो हैड होता है इसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म चलती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म अगर जो आप जो है देखे होंगे तो हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी आपकी हैड ही होती है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो वैसे भी आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये जो हैव टू है ये आपका कंपल्सन शो कर रहा है, इसलिए आपका हैव तो रहेगा, बट ये आपका हैड नहीं आएगा। तो जो हैड आएगा तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी, तो ये आपका नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए विज्ड, अब यहाँ पर हैव टू गैप कर दिया गया तो ये आपका गलत हो रहा है। थर्ड वाले में देखेंगे तो लिखा गया था शी विज्ड शी डिडेंट, यहाँ डिड रखा ही गया है और इस वाले को चेंज कर दिया गया है और हैव लिखा गया है टू मीट हर स्टेप मदर, ये आपका सही लिखा गया है। लास्ट वाले में देखिए आपका हटा दिया गया वो चीज़ें, इसलिए आपका जो करेक्ट होगा आपका थर्ड वाला होगा। इसमें बोला गया था, पैसेज रीड कर लेते हैं। म्यूजिक कैन इम्प्रूव मूड, डिक्रीज पेन एंड एंगजाइटी and facilitate opportunities for emotional expressions. Research does that music can benefit our physical and mental health in numerous ways. Music can dash the brain's productions of the hormone dopamine या dopamine. This increased dopamine productions helps dash feelings of anxiety and depression. Music is processed directly by the amygdala, which is the part of the brain dash in mood and emotions, by reducing stress levels and providing a strong competing stimulus to the pain dash that enter the brain. Music therapy can assist in pain management, ये दिया गया था। आते हैं फिलअप पर। तो इसमें बोला गया था म्यूज़िक क्या कर सकता है, कैन कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है क्या, मूड, पेन और एंग्जाइटी को कम कर सकता है, एंड फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इमोशनल एक्सपीरियंसेस। रिसर्च जो है ये क्या कर रही है, रिसर्च डैश दैट म्यूज़िक कैन, यहाँ पर बोला गया है रिसर्च डैश करती है कि जो म्यूज़िक है वो कैन बी बेनिफिशियल, कैन बी बेनिफिट आर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में इन न्यूमरस वे। यहाँ पर रिसर्च क्या कर रही है, रिसर्च क्या करेगी, इंटरप्रेट्स करती है, इंटरप्रेट्स दैट म्यूजिक कैन, सजेस्ट दैट म्यूजिक कैन, ड्रीम्स दैट म्यूजिक कैन और फोकसेस दैट म्यूजिक कैन। देखिए इंटरप्रेट्स का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर रिसर्च के साथ एक्सप्लेन तो नहीं होगा आपका। सजेस्ट मतलब आपका यहाँ पर दिया गया था जिसका मतलब आपको पता ही है। और जो आपका थर्ड है ड्रीम मतलब स्वप्न देखना सेंस में होगा। और फोकस मतलब क्या होता है, फोकस करना, केंद्रित करना,
तो यहाँ पर केंद्रित भी नहीं हो रहा है और ड्रीम भी नहीं हो रहा है और व्याख्यात हो नहीं रहा था, तो आपका फिर बचा हुआ कौन सा होगा यहाँ पर, सजेस्ट करती है, यानी रिसर्च जो है सजेस्ट करती है दैट म्यूजिक कैन भी, यहाँ क्योंकि कैन बोला गया था ना, कैन भी, कैन जो है बेनिफिट और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन न्यूमरस वेज। 22 में बोला गया था फिर म्यूजिक कैन डैश द ब्रेन्स प्रोडक्शंस ऑफ द हार्मोन डोपामिन, ये बोला गया था म्यूजिक कैन। अब देखिए क्या आएगा, म्यूजिक कैन, म्यूजिक क्या कर सकती है, ब्रेन्स प्रोडक्शंस ऑफ द हार्मोन यानी डोपामिन के हार्मोन को डैश, प्रोडक्शन को डैश कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, द प्रोडक्ट ब्रेन्स प्रोडक्शन, फर्निश द ब्रेन्स प्रोडक्शन, एग्जॉस्ट द ब्रेन्स प्रोडक्शन और बूस्ट द ब्रेन्स प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन डोपामिन, डोपामाइन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डोपामाइन यानी जो प्रोवाइड है, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करा सकती है द ब्रेन्स प्रोडक्शंस को, फर्निश करा सकती है, एग्जॉस्ट करा सकती है, बूस्ट करा सकती है। जो आपका करेक्ट होगा वो क्या कर सकती है, म्यूजिक बूस्ट कर सकती है ब्रेन्स के प्रोडक्शंस को ऑफ द हार्मोन डोपामाइन। ठीक है, फिर थर्ड में आते, थर्ड में बोला गया था यहाँ पर दिस दिस इंक्रीज्ड डोपामाइन प्रोडक्शन हेल्प्स डैश फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये जो डोपामाइन है प्रोडक्शन जो हेल्प करता है फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को क्या करने में, इंटेंसिफाई करने में हेल्प करता है, अमेंड करने में हेल्प करता है, इन्हेंस करने में हेल्प करता है, रिलीव करने में हेल्प करता है। इंटेंसिफाई मतलब और बढ़ा देता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो आपका नहीं होगा, अमेंड मतलब सुधारना सेंस में तो नहीं होगा, इन्हेंस मतलब बढ़ाने सेंस होगा तो नहीं होगा, और रिलीव मतलब आराम दिलाता है, तो ये आपका लास्ट वन सही हो रहा है। फिर आएंगे तो यहाँ पर फोर्थ में बोला गया था यहाँ पर म्यूजिक जो है इज प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द एमिगडाला विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन डैश इन मूड। ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन डैश इन मूड एंड इमोशंस। ठीक है, जो डैश है इन ब्रेन और इमोशंस में, इन्वॉल्व इन ब्रेन एंड emotions or concerned in mood and emotions, obsessed in brain mood and emotions or accompanied in mood and emotions। इन्वॉल्व मतलब शामिल है, मतलब ये बोला गया है कि जो प्रोसेस, जो बोला गया था म्यूजिक जो है प्रोसेस्ड है डायरेक्टली बाय द एमिगडाला, इसी से डायरेक्टली जो है प्रोसेस्ड होता है, जो कि विच इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन और इन्वॉल्व करता है इन या डैश करता है इन मूड और इमोशंस को। तो ये आपका इन्वॉल्व था मतलब शामिल करता है, इसके साथ देखिए एक प्रीपोजिशन भी है यहाँ पर इन लगाया गया था। कंसर्न का मतलब आपका जो है संबंधित भी होता है और कंसर्न का मतलब आपका चिंतित भी होता है। ठीक है, कंसर्न के साथ आपका विद चलता है तो यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, अगर जो आप संबंधित सेंस में यूज़ करेंगे। ऑब्सेस्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की धुन सवार होना, तो यहाँ पर ये भी नहीं है आपका। अकम्पनीड मतलब से सही सेंस में होता तो ये भी नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट होगा आपका फर्स्ट वन यहाँ पर आंसर था। लास्ट बचा हुआ यहाँ पर, लास्ट में बचा हुआ था बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल्स एंड प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग कंपीटिंग स्टिमुलस टू द पेन। ठीक है, तो क्या करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस लेवल्स को एंड और क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग कंपीटिंग स्टिमुलस टू द पेन को डैश दैट एंटर द ब्रेन। म्यूजिक थेरेपी कैन असिस्ट इन पेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, दैट यहाँ पर क्या होता है, टू द पेन, डेटर दैट एंटर द ब्रेन, सिग्नल्स दैट एंटर द ब्रेन और डिफॉर्म दैट एंटर द ब्रेन और सब्सटेंस दैट एंटर द ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए डेटर का मतलब रोकना होता है, सिग्नल्स मतलब संकेत सेंस में होता है, डिफॉर्म मतलब फॉर्म खराब करना, सब्सटेंस मतलब तत्व सेंस में होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा टू द ब्रेन सिग्नल्स टू द पेन और क्या होगा, सिग्नल्स दैट एंटर द ब्रेन। ठीक है, दैट एंटर द ब्रेन सिग्नल्स आपका करेक्ट होगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।